अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी और इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। रफीक गया, सादिक गया और अब सिद्दीक भी आउट। कप्तान की हैट्रिक। NA 156 में ट्रिब्यूनल ने जहांगीर तरीन की अपील मंजूर करते हुए इंतखाब कलअदम करार दे दिया। दोबारा इलेक्शन का हुक्म। सिद्दीक बलोच जाली डिग्री केस में ताहयात नाअहल करार। नून लीग का अवामी अदालत से रुजू करने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहली हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी। पूछगछ या अंदर अरबों रुपए के ठेके देने का इल्जाम। साबिक विफाकी वजीर और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम हुसैन कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में। डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। कौम से मुआफी मांग चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन के चारों अराकीन बाइज्जत तौर पर चले जाएं तो बेहतर है। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े हो चुका। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली की ख्वाह है। खुर्शीद शाह की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। कप्तान, इसका मतलब है उनके पास खबर दुरुस्त थी कि हैट्रिक होने वाली है, तीसरी विकेट भी जल्द गिर जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। हैट्रिक तो हो गई है, मुखालफों की विकेट गिर गई है। जी हाँ, लेकिन अब इसमें से उनकी विकेटें कितनी हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि री इलेक्शन का ऑर्डर हुआ है। हाँ जी। ये नहीं हुआ कि PTI के उम्मीदवार मुंतखब करार नहीं पाए, लेकिन जो लोग मुंतखब हो चुके थे उनको अड़ंगा उन्होंने दे दिया है। ठीक है, और उनको आउट कर दिया है। ठीक। मैं चाहता हूं कि जरा ये जो NA 154 लोधरा 1 था, इस पे जो ट्रिब्यूनल बैठा था उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की थी, वो जरा पहले आप देख लीजिए, फिर तफसीली फैसले की जानिब आते हैं। जहांगीर तरीन साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपको दिखाते हैं, तो जरा वो पहले रिपोर्ट देखिए। NA 154 लोधरा 1 के इंतखाब में जहांगीर तरीन की उजरदारी पर पहली समाअत 15 अगस्त 2013 को हुई। फैसला आने से पहले तक केस की मजमूई तौर पर 131 समाअतें हुई। वाज़ेह रहे कि 2013 के आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार सिद्दीक बलोच ने 86,177 वोट हासिल किए, जिन्होंने इंतखाब जीतने के बाद नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन के हिस्से में 77,955 वोट आए। नून लीग की उम्मीदवार रफीउद्दीन बुखारी 45,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,70,150 है। 2013 के इंतखाबात में यहाँ 2,35,938 वोट कास्ट हुए। ट्रिब्यूनल के रूबरू समाअत के दौरान नादरा रिपोर्ट के मुताबिक 73,707 वोटों की तस्दीक हो सकी, जबकि 1,22,133 वोटों की तस्दीक न हो सकी। NA 154 में 728 वोट दोबारा डाले गए। तो इंतखाब कलअदम, दोबारा से इलेक्शन, यही नहीं बल्कि सिद्दीक बलोच ताहयात नाअहल भी करार पाए शामी साहब, और अब वो इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का इसका मतलब है जो मौक़िफ़ था वो 100% दुरुस्त था। असल में ये सिद्दीक बलोच साहब जो हैं, इनके पास जो डिग्रियां हैं उनको भी चैलेंज किया गया था। जी हाँ। और 2002 का इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। जी हाँ। 2008 में तो फिर इलेक्शन के करीब नहीं आए मेरा ख्याल है। तो 2013 में तो डिग्री मतलूब नहीं थी, लेकिन उस वक्त की जो डिग्री उन्होंने सबमिट की हुई थी वही उनको आड़े आ गई, उनके ले डूबी। अच्छा, अब उनकी डिग्रियां जाली करार पाई हैं, इस वजह से वो ताहयात नाअहल करार हो चुके हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसके उलट फैसला न कर दे। यानी सिद्दीक बलोच साहब को कम अज कम इस मामले में तो जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में और अपनी ताहयात नाअहली को खत्म कराने की कोशिश करनी पड़ेगी।
अच्छा, अब मसला यह है कि ये आप देखिए 120 दिन में कानून के मुताबिक ट्रिब्यूनल को फैसला करना चाहिए था। हाँ जी, लेकिन 2.5 साल लग गए यहाँ पर। ये ट्रिब्यूनल 2.5 साल लगे और उसकी वजह यह थी कि ये बार बार सिद्दीक बलोच साहब जो थे वो हाई कोर्ट जाते रहे, वहां से हुक्म इम्तनाई जारी होते रहे और हुक्म इम्तनाई जारी हुए, फिर नादरा के पास भी देर लगी और 1 साल भर तकरीबन मुल्तान हाई कोर्ट का इनको स्टे हासिल रहा और ताकि डिग्री के मामले में फिर जब जहांगीर तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उस स्टे को विकेट कराया और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि डे टू डे हियरिंग की जाए इस केस की और 120 दिन के अंदर अंदर फैसला किया जाए। तो बहरहाल अब ये जो ताखीर होती है, ये हमारे जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ, वो अदालतों में जाते हैं, एक दरख्वास्त के बाद दूसरी दरख्वास्त देते हैं, ताखीरी हरबे इख्तियार करते हैं, हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए और हाई कोर्ट्स को मना कर देना चाहिए इस बात से कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के काम में मुदाखलत न करें और उनको इस तरह के हुक्म इम्तनाई जारी न करें जो तवील अरसे तक मौजूद रहें और इंसाफ की राह में रुकावट डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल शामिर साहब, यही कुछ जहांगीर तरीन साहब ने आज इस फैसले के बाद इसी मौकिफ का इजहार किया। तो मैं जरा चाहता हूं कि वो उनका रद्द-ए-अमल क्या था इस फैसले के बाद, वो भी जरा आप साथ देख लीजिएगा। देखिए 132 पेशियों के बाद 132 पेशियों के बाद आखिरकार अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। हम पहले दिन से 2013 की 11 मई की इलेक्शन में जीता हुआ था, उसके बाद धांधली हुई और मेरे हरीफ को जिता दिया गया ज़बरदस्ती। और ये सिर्फ धांधली मेरे हल्के में नहीं हुई, ये तमाम पाकिस्तान में धांधली हुई। उसके बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जिसमें 120 दिन में फैसला होना था, 120। जी शामिर साहब, आपकी बात बीच में रह गई थी। देखिए जहांगीर तरीन साहब जो फरमा रहे हैं, बस सिर्फ इसमें एक वजाहत जरूरी है कि ये सिद्दीक बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं थे। हाँ जी, आजाद हैसियत से खड़े हुए। नून के उम्मीदवार थे रफी बुखारी साहब। जी हाँ। और रफी बुखारी साहब को 45,000 वोट मिले थे। एग्जैक्टली। ये एक आजाद उम्मीदवार थे। जब इलेक्शन जीत गए तो फिर ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और इसी हल्के में कोई 20-21 उम्मीदवार थे और इसमें पीपल्स पार्टी के नासिर बेग साहब, उनको कोई 11,000 वोट मिले थे। तो ये बात मद्देनजर रखी जाए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैं आज सुबह आ रहा था लाहौर से इस्लामाबाद, यहाँ हमारे वजीर दिफा ने और वजीर इतलात ने एक मुशावरती इजलास बुला रखा था मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अरकान के साथ। तो आरिफ निज़ामी साहब और मैं इकट्ठे आ रहे थे, सफर कर रहे थे। तो रास्ते में जहांगीर तरीन साहब का फोन आया। जहांगीर तरीन साहब से उनकी बड़ी करीबी दोस्ती है आरिफ निज़ामी साहब की। तो मालूम हुआ कि वो बैठे हुए हैं इंतजार में और ट्रिब्यूनल का फैसला आने वाला है और उनको ये शुबा था कि ये जो काज़म साहब के खिलाफ राना सनाउल्लाह ने और दूसरे हजरात ने बहुत तल्ख जुबान इख्तियार की है और उन पर इल्जामात लगाए हैं और राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कहा कि उनका बेटा जो था वो उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून के टिकट का जो नहीं दिया गया, तो उसकी तरदीद कर दी काज़म मलिक साहब ने, लेकिन ये वाला इस तरह के इल्जाम लगाए गए। तो उस पर जहांगीर तरीन साहब का ख्याल था कि जजेस को दबाव में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून के लीडर ये हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं और जो मेरी जजमेंट जो है उसमें भी जज साहब को मुतस्सर करना चाहते हैं, उनको एक नफ्सियाती तौर पर दबाव में रखना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जब मैंने वो डिटेल उस वक्त देखी नादरा की रिपोर्ट जिस वक्त ये गुफ्तगू के बाद, तो मुझे लगा उस नादरा की रिपोर्ट में कोई 20,601 वोट ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया है कि या तो उनके शनाख्ती कार्ड थे नहीं उनके, या वो शनाख्ती कार्ड वैलिड नहीं थे, यानी इनवैलिड शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं या शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट दे दिए गए हैं। तो मेरा माथा उसी वक्त ठनका था और मैंने आरिफ निज़ामी साहब से कहा कि ये जो नुक्ता है, मुझे लगता है कि फैसला जहांगीर तरीन साहब के हक में इस नुक्ते की बुनियाद पर हो सकता है। यही गालिबन यही नुक्ता जो है वो जज साहब को भी स्ट्राइक किया और उन्होंने ये फैसला लिया। शामिर साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक में लेने जा रहा हूं, लेकिन साथ में नाज़रीन को बता दूं जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शामिर साहब का तबसरा भी जारी रहेगा। साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो 26 अगस्त की तारीख है,
ये कप्तान के लिए जिन्होंने कभी क्रिकेट करियर में हैट्रिक नहीं की, सियासी करियर में तो कर ली, ये किस लिए उनके लिए बहुत अहम है कि 26 अगस्त 1982 को ही उन्होंने हार कर भी जीत अपने नाम की थी। कब, कैसे और क्यों, वो भी आप जान पाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। NA 154 शॉर्ट डिसीजन सामने आया, तफसीली फैसला भी जारी होना बाकी है। शामी साहब, इमरान खान साहब को तो यकीन था कि ये डिसीजन उनके हक में आएगा, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि आपको भी कोई शक था कि डिसीजन ऐसा आ सकता है। वजूहात क्या थी आपके शक की? देखिए, उसकी वजह यह थी कि जो नादरा की रिपोर्ट है उसमें 20,601 वोट्स को यह कहा गया है कि ये शनाख्ती कार्ड के बगैर थे या इनवैलिड शनाख्ती कार्ड यहां इस्तेमाल हुए थे। ठीक। अब मार्जिन जो था, देखिए 84,046 वोट लिए हैं सदीक बलोच साहब ने और 75,000 मेरे ख्याल 14 वोट लिए हैं, ये 75,000 का कुछ वोट लिए हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब ने जी। तो दोनों के दरमियान जो फर्क था वो 10 और 11,000 के दरमियान था। और जब 20,000 वोटों के बारे में सवाल खड़ा हो जाए तो फिर गालिब इम्कान यही होता है कि जज साहब इलेक्शन को कल अदम करार दे देंगे। यानी मामला मशकूक होने की वजह से मेरा माथा जो था वो ठनक रहा था। ठीक है। अब एक तो हुकूमत ने भी ये फैसला किया है, आज सलमान गनी साहब की खबर थी कि अदालत से रुजू करने की बजाय अवामी अदालतों में रुजू किया जाएगा। और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब काजी मलिक साहब के हवाले से मुसलसल दूसरे रोज भी बोले हैं। सलमान गनी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप दोनों को पहले जी राना सनाउल्लाह साहब को मैं चाह रहा हूं पहले आप देख लें आज उन्होंने कहा क्या है काजी मलिक साहब के हवाले से। चलाइएगा। ये फाइल जो है ये इसमें ये प्रिविलेज मोशन जो कि 2 मुअज़्ज़ज़ MPs ने जो है वो दाखिल की थी और इसका नंबर जो है ये 57 है और ये 13 नवंबर 2009 को जो है वो ये पेश हुई थी। उसके बाद इसके ऊपर हाउस में जो है ये बहस होती रही और उसके बाद जब काज़म अली मलिक साहब को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया गया तो पहले तो वो आने से इनकारी थे बतौर DG एंटी करप्शन, और उसके बाद जब वो आए यहाँ पे तो यहाँ पे उनका और प्रिविलेज कमेटी के मेंबरान का जो आपस में स्कफल हुआ उसकी बुनियाद के ऊपर काज़म अली मलिक साहब ने बाद में जाके इस्तीफ़ा दिया। यानी काज़म अली मलिक साहब जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सर्व कर रहे थे, वो इंतहाई कशीदा और इंतहाई नापसंदीदा हालात की नज़र होकर जो है वो हुकूमत से अलहदा हुए और वो कशीदगी जो है वो तसद जो है वो उनके जहन में जो है वो पाया जाता था और शायद वो उनके फैसले से मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो है वो उनके फैसले में भी जो है वो झलक रहा है। बाकी जो मैंने बात की वो अपने हलके में अपने बेटे को जो है वो इलेक्शन लड़वाने में इंटरेस्टेड थे और उस वक्त वो क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ सर्व कर रहे थे इसलिए वो उस वक्त चाहते थे कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़वाएं। इस बारे में मुकम्मल एविडेंस मलक वारिस कल्लू, मैंने जो भी बात की है मैंने मलक वारिस कल्लू की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की है। वो मलक वारिस कल्लू के पास मौजूद है। वो आज भी मैंने उससे बात की है, वो उसने कहा कि जी मैं अपनी बात को जो है वो होल्ड करता हूँ, मैं स्टैंड करता हूँ, आप उनसे ले सकते हैं और उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। शाह साहब, वैसे तो मैं चाहता से बिला तबसरा ही जाने दिया जाए, लेकिन ये फरमाइएगा कि ये राना साहब की पर्सनल असेसमेंट है या ये नून लीग का मौकिफ है? देखिए जामी साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे ये गुफ्तगू सुनकर इंतहाई शदीद अफसोस हुआ है राना, और मुझे इस पर भी अफसोस है कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब हुकूमत में वजीर कानून है। जी हाँ। अगर वजीर कानून इस तरह की गुफ्तगू करेगा तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसके जहन में कानून का, कायदे का, ज़ाब्ते का कितना एहतराम है। वैलिड सर, वैलिड। और देखिए पहली बात तो यह है कि अगर ये इन पर एतराज़ात थे तो ये जाके अपनी पार्टी को कहते कि आप जस्टिस काज़म मलिक के खिलाफ दरखास्त दें और उनको कहें कि जनाब आप हमारे केस की समाअत ना करें। ठीक। जस्टिस काज़म मलिक साहब के खिलाफ ऐसा कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया और फिर उसके बाद वहां उन पर तो अदम एतमाद जाहिर करती रही PTI 125 और उनके उम्मीदवार हामिद खान, ठीक है ना। इसलिए जजों के कंडक्ट के बारे में इस तरह की गुफ्तगू वजीर कानून को करना
इंतहाई काबिल मजम्मत है। और इससे यह भी मालूम होता है कि अगर कोई डायरेक्टर एंटी करप्शन मुस्लिम लीग नून के दौर में काम कर रहा था तो वो कोई शहबाज शरीफ साहब का खानसामा था या कोई सनाउल्लाह साहब का अर्दली था या इनका कोई चपरासी था। वो एक जिम्मेदार पोस्ट थी और उस पर एक जिम्मेदार शख्स के तौर पर एक कायदे कानून के मुताबिक अपने फराइज अदा कर रहे हैं। वेरी वैलिड। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के जितने दौरे हुकूमत में लोग सरकारी अफसर होंगे उनको ये अपना मुलाजिम समझते हैं कि इनके मुलाजिमों की तरह डील करना चाहिए। बहुत दुरुस्त सर, बहुत दुरुस्त। तो ये इंतहाई मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कोई तरबियत देनी चाहिए अपने अरकाने असेंबली को और अपने वज़रा को तो कम से कम दे दें। कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई कायदा जाब्ता तो पढ़ा दें इनको, कोई कानून की किताब इनको पढ़ा दें ताकि ये गुफ्तगू का तरीका सीख सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब भी सुन रहे हैं आपकी गुफ्तगू को, राना साहब का भी बयान उन्होंने सुन लिया। लेकिन सलमान साहब, खबर थी आज आपकी कि अब अदालतों से रुजू करने की बजाय अवामी अदालत में रुख करने का फैसला किया है नून लीग ने। खबर बहुत तगड़ी है और वेलकम भी इसे किया जा रहा है, गो के देर में आई है। क्या तफसीलात है सर इस सिलसिले में? देखिए अजमल, जब NA 125 का फैसला आया था तो आपको याद होगा कि फौरी तौर पे ख्वाजा साद रफीक ने अवाम से रजू करने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें हदायत की थी कि नहीं वो अदालत से रजू करें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब NA 122 का फैसला आया 2 रोज़ पहले तो अयाज सादक साहब ने भी खुद मेरे से बात करते हुए कहा था कि बेहतर फैसला तो यही है कि हम अवाम से रजू करें। लेकिन उन्होंने अपनी क़यादत के कहने पर स्पीकरशिप और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जी मैं अदालत से रजू करूंगा। और आज इस हवाले से एक मुशावरत थी इस्लामाबाद में NA 154 के इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से, इस फैसले के हवाले से। तो जो ही ये फैसला आया तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जी हम बजाय अदालती अमल में उलझने के हम अवाम से रजू करेंगे। और उन्होंने फौरी तौर पे इसका ऐलान किया कि जी हम अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के बजाय ये हदायत दे रहे हैं कि वो ज़मीनी इंतखाबात की तैयारी करे। और अभी कुछ देर पहले मुझे अयाज सादक साहब का फोन आया और इस बात पे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मेरा तो पहले ये ख्याल था कि हमें इसमें जाना चाहिए। मेरा ख्याल बेहतर फैसला अजमल यही होता है कि बजाय आप अदालती अमल में उलझने के, ताकि नई मोशगाफियों में पढ़ने के, एक रवायत कायम होनी चाहिए कि अगर इंतखाबात कलदम हुए तो आवाम से रजू करना चाहिए। आप देखें कि दुनिया के अंदर जमहूरी माशरे में पूरी हुकूमत जो है वो नाकामी तस्लीम करते हुए आवाम से रजू करती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज ने जिम्मेदारी का सबूत ना दिया, संजीदगी जाहिर ना की, तो फिर ये ज़मीनी इंतखाबात और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी बहुत सारे सवालात कायम रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। शाम साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। अभी प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, और जो खान साहब को मैं पहले भी जिक्र कर चुका 1982 में हार कर भी कैसे जीते, वो बाकी रही कहानी इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, क्रिकेट के खेल में तो इमरान खान साहब ने कभी हैट्रिक नहीं की थी, लेकिन सियासी मैदान में हैट्रिक कर चुके। मैंने जिक्र किया था 26 अगस्त 1982 का, तो लीड्स में इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला गया। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच था, 3 टेस्ट मैचेस की। वो मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन कप्तान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। 8 विकेटें ली थी दोनों इनिंग्स में और मजमूई तौर पर 113 रन बनाए थे। एक इनिंग्स में 50 भी स्कोर की थी उन्होंने, स्कोर कार्ड भी आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान मैच और सीरीज तो हार गया था, लेकिन कप्तान ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया था। तो ये 26 अगस्त की रेलेवेंस जो है उनकी जिंदगी से खासी मिलती है और खासी उनके लिए कामयाबियां लेकर आती है। बात हो रही थी ये जो डिसीजंस आए ट्रिब्यूनल की जानिब से, उस पर मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है ये दुरुस्त हो रहा है, जो ट्रिब्यूनल के फैसले जिस तरह से आ रहे हैं? देखिए, अभी आपने जो बात की है कि खान साहब मैच नहीं जीते थे, हाँ जी, लेकिन मैन ऑफ द मैच हो गए, मैन ऑफ द मैच हो गए और मैन ऑफ द सीरीज भी, अभी भी मैन ऑफ द सीरीज भी हो गए थे। तो अभी मैच तो नहीं जीता उन्होंने, लेकिन मैन ऑफ द मैच हो गए लगता है। ठीक है, 3 इनिंग्स के बाद दीगरे कामयाबी हासिल करने के बाद। सही। देखिए, ये ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले, ट्रिब्यूनल बनते किस लिए हैं? इसीलिए बनते हैं कि जहां जहां जिस हल्के में शिकायत पैदा हो हारने वाले उम्मीदवार को वहां जाए, अपना मौक़िफ़ साबित करे। और ये जो ट्रिब्यूनल हैं जहां लोगों ने आके अपना मौक़िफ़ साबित किया है, वो फैसले उनके हक में आए। कई हल्कों में दूसरी सियासी जमातें जीती हैं, मुस्लिम लीग नून भी जीती है, और यहाँ PTI के जो हल्के हैं 4,
उनमें जो उस्मान डार साहब का हलका है सियालकोट वाला, वहां तो ख्वाजा आसिफ साहब के हक में फैसला हुआ था, ठीक, क्योंकि उस्मान डार साहब कहीं बाहर गए हुए थे, उसकी वजह से अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं मैदान में मौजूद हूं। आज अभी जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठे हुए थे वो भी, वो पीपल अपने ये जो पीटीआई का दुपट्टा पहन के, ठीक, तो वो कह रहे थे कि मैं मैदान में मौजूद हूं, भारत देखिए उस हल्के क्या क्या बनता है, ठीक। तो ये जो हल्के जहां पीटीआई के उधरदारियां कामयाब हुई हैं, ये सिस्टम में इसकी गुंजाइश है और ये सिस्टम का हुस्न है। देखिए सेशन कोर्ट के खिलाफ अपील करते हैं आप हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक। और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का काम ही ये है, ठीक है, ये एक सिस्टम इससे स्ट्रेंथन होता है। अगर धांधली जो है उसकी निशानदेही होती है या बेकायदगी की निशानदेही होती है या री इलेक्शन की बात होती है या किसी को डिस्क्वालीफाई करने की बात होती है। अब ये फरमाइएगा कि नून लीग ने जो फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय, स्टे लेने की बजाय दोबारा इलेक्शन में के मैदान में उतरेंगे, ये कैसी मूव है? कुछ लोग कहते बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था। देखिए असल में ये जो वजीर आजम तो आज यहाँ नहीं थे, आज ही वापस पहुंचे शाम को, जाहिर है कि वो आएंगे तो फैसले को हतमी शक्ल देंगे। अभी आ गए हैं मेरे ख्याल। जी जी। सलमान गनी साहब बहुत बाखबर अखबार नवीस हैं और उनकी बात जो है अपना एक वजन रखती है। असल बात यह है कि जब ये जो फैसले होते हैं इनमें कुछ टेक्निकल नुक्ते भी इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनको आप चैलेंज ना करें तो फिर वो आइंदा के लिए हतमी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब यह होता है कि बाद औकात हारने वाला उम्मीदवार उन नुक्तों के मामले में यकसू नहीं होता जिन नुक्तों की वजह से उसके बारे में कार्रवाई की गई है। लेकिन इससे कता नजर मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के पास जो सियासी ऑप्शन है वो यही रह गया है कि अब वो मैदान में निकले और पीटीआई का मुकाबला करे इन 3 हलकों में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पीटीआई का दबाव बढ़ता चला जाएगा और मुस्लिम लीग नून जो है फिर एक बहुत यानी ऐसी लेम डक बनकर उसको नहीं बैठना चाहिए और ये मंजूर भी नहीं होगा उसको, मेरा ख्याल है। एक दूसरी राय जी जी, सियासत का तकाजा यही है कि मैदान में मुकाबला हो जाए, ठीक। एक दूसरी तलाब भी मौसूल हो रही थी, वो कुछ यूं थी कि ये तीनों जो सियासतदान हैं ये स्टे तो ले लेंगे लेकिन स्टे के फौरी बाद रिजाइन करके कहेंगे अब आ जाएं, अब जो रीपोल है उसमें हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाह रहा था इस गुफ्तगू को, ठीक, अब मैं इस गुफ्तगू को वाइंड अप करना चाह रहा था और आपसे जानना ही चाह रहा था कि एक डिस्कशन ये भी हो रही है, तज्जिया ये भी है कि जो जुडिशल कमीशन का तफसीली फैसला था उसको अब ये नैरेटिव दिया जाएगा कि वो तो नजरिया जरूरत के तहत था, असल फैसला तो आप ट्रिब्यूनल कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर उम्मीदवार जो हैं जिनके खिलाफ फैसले आए हैं अगर वो स्टे ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से और फिर वो स्टे की खिलाफ वर्जी करेंगे ना, जब वो इस्तीफा देंगे तो स्टे किस काम आएगा उनके? सही, उनको इस्तीफा देना है तो फिर वो इस्तीफा देके उनको मैदान में आना चाहिए, फिर स्टे लेने की जरूरत क्या होगी? एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर स्टे मिल जाएगा तो फिर इलेक्शन ही नहीं हो सकेगा, फिर इलेक्शन कमीशन उसके करीब नहीं जाएगा ज़मीनी इंतखाब के, ठीक। जहां तक जुडिशल कमीशन का ताल्लुक है, जुडिशल कमीशन ने जायजा लिया है मुल्क भर में इंतखाबात का कि वहां कोई मुनज्जम धांधली हुई है कि नहीं, साजिश के तहत ये बदले गए हैं नताइज के नहीं, और ये जो हल्के हैं ये हल्का वाइज मामला हो रहा है, कई पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं और ये जो हमारा जुडिशियल कमीशन है उसके सामने भी ये बात रही है, उसने किसी हल्के में किसी हल्के का जायजा नहीं लिया और ना उसमें दखल दिया है, ना वो दखल देने का मजाज था, ठीक। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपील सुनी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता, ना उसका कोई कमीशन कर सकता है। शामी साहब आपने तो हमें इस दोनों में फर्क समझना। फिर एक बात सुने, इस ट्रिब्यूनल्स के फैसले जो हैं उनमें भी कोई साजिश साबित नहीं हो पा रही कहीं, ठीक। यानी ये नहीं हो पा रहा कि भाई कोई जीतने वाला उम्मीदवार जो है उसकी मिली भगत हुई थी कहीं इंतजामिया के साथ, ये नाअहली हो रही है, ये तसाहुल हो रहा है, ये गफलत का सबूत मिल रहा है जो हमारे सिस्टम में मौजूद है। जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज होगी, इस तरह की कोताहियां होंगी, इनको दूर करने के तरीकों पर गौर करना होगा, ठीक है। तो इसलिए इससे ये आप देखिए कि ये एक तीनों फैसले जो हैं अपने मुकामी फैसले हैं
और तीनों फैसलों की बुनियाद पर आप पूरे मुल्क पर इनका इत्तलाक नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, लेकिन इस टॉपिक को यहां पर हम वाइंड अप करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब को आपने बड़ी वैलिड क्रिटिक की, तनकीद की, लेकिन जस्टिस काजिम अली मलिक साहब खुद एक टीवी शो में अपीयर हुए हैं, उसको आप किस नजर से देखते हैं? भाई, जस्टिस काजिम अली मलिक साहब के लिए भी ये मुनासिब बात नहीं, जजों को टीवी शोज में नहीं आना चाहिए, इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए। और उसके बाद अगर उनको वजाहत की जरूरत थी, वो एक बयान अपने रजिस्ट्रार से जारी करा सकते थे, प्रेस नोट की सूरत में। जजों को भी अपना जो कंडक्ट है आप कह रहे हैं प्रेस नोट पास रखना चाहिए। नहीं, आप रजिस्ट्रार वजाहत कर सकता था। ठीक। और या तो इसलिए ये ज़ाब्ते की और कायदे की हर एक को पाबंदी करनी चाहिए। जजों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो इंटरव्यूज में या अखबारी बयानात में उलझें। बाकी तो आप देखिए, बशारत अली जावेद साहब हैं और हमारे अकरम चौधरी साहब हैं जो मुस्लिम लीग के रहनुमा काफ के, वो भी जनाब कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल बजा तनकीद की है। और बशारत अली जावेद साहब भी कह रहे हैं और कई दोस्तों ने भी SMS भेजे हैं। राना, देखिए एक बात और भी सुन लेना, राना साहब जो कुछ फरमा रहे हैं वो फारसी का मुहावरा है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जामी साहब, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का। आज वो हिरासत में लिए गए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, क्या मामला था, ब्रेक के बाद आप देखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का हमने जिक्र करना था, लेकिन लगता है ये मामला खटाई पे है, क्योंकि शामी साहब राना सनाउल्लाह साहब का फोन है, वो कहते जी नहीं, राना सनाउल्लाह साहब को 1 मिनट होल्ड कराएं। राना साहब हमारे साथ रहिएगा लाइन पे जनाब। डॉक्टर आसिम को जो गिरफ्तार किया गया है नैब ने कराची में, एक बहुत दूर रस इसके असरात होंगे। डॉक्टर आसिम आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी दोस्त हैं जी हाँ, और ये एक पीपल्स पार्टी को इससे जितना सदमा पहुंचेगा उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता इस वक्त। आप देखेंगे कि बहुत एक बड़ा घोंसा लगाया गया है पीपल्स पार्टी को। देखिए, नैब जो है जब किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है उसको बाकायदा ऐलान करना चाहिए, उस पर जो इल्जामात हैं बताने चाहिए, ताकि ये जो चोरों की तरह पकड़ना और उठा के ले जाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। शामी साहब, खुर्शीद शाह साहब ये कहते रहे आज कि इस गिरफ्तारी पर हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। वो कहते हैं मुझे लगता है कि हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। जी, नैब ने एतमाद में नहीं लेना होता किसी को। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है और इंडिपेंडेंटली काम करता है। लेकिन इस बात की भी तस्दीक, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी किस इदारे ने उठाया, क्योंकि खबर यह है कि सादा कपड़ों में लोग आए हैं और वो पता ही नहीं कहां ले गए। जिस अदारे ने भी उठाया हो, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि इस तरीके से एक सियासी लीडर जो है और एक समाजी शख्सियत जो है और सियासी शख्सियत है उसको इस तरीके से उठा के ले जाए। इसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। कई अदारा हो और किसी तरीके से काम करे, कोई कानून से बालातर नहीं है, लेकिन कानून को कानून के तरीके से नाफिज होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज ये हमारे शकील अफरीदी साहब, सलीम अफरीदी साहब हैं पेशावर से, शकील गिलानी साहब लाहौर से हैं। इन्होंने भी जनाब हमारे प्रोग्राम की बड़ी हमें थपकी दी है। और ये अकरम चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने तो ये कंबल जो था काफ लीग का ये बरसों पहले उतार फेंका था, आपने मुझे क्यों इसके हवाले से याद किया। चलिए जनाब, उसकी भी माजरत। और एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूँ, आज मुलाकात हुई थी हमारी जनाब अपना फारूक सत्तार साहब से और उनके रफका से, और वहाँ ये बहस होती रही। मामलात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तफसील में जाने का महल नहीं है क्योंकि राना साहब हमारे साथ गुफ्तगू साहब, राना सनाउल्लाह साहब हैं लाइन पे हमारे साथ। बात तो सुने जी, सुनिए ना, कोई बात नहीं। मुस्बत तरीके से बात आगे बढ़ रही है और तवक्को की जा सकती है कि जो एक कमेटी बन जाएगी और उसके नामों पर इत्तफाक हो जाएगा, जो शिकायत का जायजा ले सकेगी, जो शिकायत का अजाला कर सकेगी, और फिर MQM जो है वो असेंबली में उसकी वापसी का रास्ता खुल जाएगा। मेरा ख्याल ये मामला तय पा रहे हैं। अब राना साहब जो फरमाना चाहते हैं फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब कहिएगा कैसे मिजाज है और कैसे याद किया आपने? जी बिल्कुल ठीक है। मैं असेंबली सेशन में था तो मैं आपका प्रोग्राम सुन तो नहीं सका, वो रिपीट में मैं देखूंगा।
लेकिन जो मुझे पता चला तो उसमें शामी साहब जो हैं वो तो मेरे बड़े भाइयों की जगह है और मुझे जाती तौर पे इनका बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है। लेकिन मैं ये बात कहनी चाहूंगा कि जो भी आदमी जवाब के लिए मौजूद ना हो उसके ऊपर बराह रास्त और बड़ी कड़ी किस्म की तनकीद जो है वो मैं समझता हूँ कि ये असूल जो है वो हमने शामी साहब जैसे और इन जैसे दूसरे दोस्तों से जो है वो सुना है कि वो मुनासिब नहीं होता। अब जो तनकीद की गई है कि राणा साहब एक बात सुन लीजिए, आपकी देखिए बात सुने, आपकी गुफ्तगू जामी साहब ने सुनाई थी, बिल्कुल उसमें आपने काज़म मलिक साहब पर तबसरा किया था, उनके कंडक्ट पर, और उसके हवाले से हमने आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश की हैं। वो कोई पर्सनल लेटर नहीं था आपका, आपने मीडिया से गुफ्तगू की थी, ओपन बात थी। मेरी जरा बात मुकम्मल होने दें, आप मेरी बात मुकम्मल फरमाएं। जी शामी साहब, गुजारिश ये है कि किसी भी जज की जात या कंडक्ट के ऊपर ना इससे पहले जब उन्होंने फैसला नहीं किया था ना फैसले के बाद बात नहीं हो सकती। और जो है मैं एक वकील भी हूँ और थोड़ा बहुत कानून को जानता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि जज साहब ने, काज़म अली मलिक साहब ने अपनी जात को फैसले का हिस्सा बना दिया कि क्या मैं जानवर तो नहीं हूँ, क्या मैं सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। जब उन्होंने अपनी जात को अपने फैसले का हिस्सा बनाया तो फिर ये हक हमें पहुंचता है कि हम उनके फैसले के ऊपर जब फेयर कमेंट करें तो उनका जाती तसब जो है उसके मुतल्लिक अगर हमारे पास कोई सबूत या कोई राय है तो उसको जो है वो सामने रख सके। अच्छा राणा साहब, मुझे यहाँ पे अगर ये बात गलत है मुझे इसलिए करना पड़ेगी कि मेरे प्रोग्राम खत्म हो गया, निश्चित कल कर सकते हैं। जो है उन्होंने अपनी जात को फैसले का हिस्सा बनाया। आप मुझे बताएं कि आज तक कितने हजार कितने लाख फैसले हो, कभी किसी जज ने अपनी जात को हिस्सा बनाया? आप आज तक कभी आपके शामी साहब के, जामी साहब आपके इल्म में कभी ऐसा फैसला आया हो? चले सुनिए, अब वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, इसके बावजूद हम अर्ज करेंगे कि इस पर भी एतराज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की जा रही थी उसी का इंतखाब किया जाता, उसी में आज़ार किया जाता तो मुनासिब बात होती। ठीक है राणा साहब, आपसे फिर दोबारा बात होगी और मीनवाइल आप प्रोग्राम भी दोबारा रिपीट में देख लीजिएगा ताकि तफसील से बात अगर करने का मौका मिले तो बेहतर तरीके से बात आगे बढ़ सके। शामी साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म। नाज़रीन, आज आपकी कॉल्स, आपके सवालात हम प्रोग्राम में पेश नहीं कर सके, उसकी माजरत, वक्त की किल्लत थी। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।